जय श्री राम एवरीवन। बेटा, हाउस प्रॉपर्टी के ढेर सारे टॉपिक्स को, उस चैप्टर के ढेर सारे मुद्दों को हमने आपके साथ डिस्कस किया। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठाने वाले हैं जो आपके क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न ला सकते हैं। बेसिकली ये सारे उससे एसोसिएटेड टॉपिक्स ही हैं। हम जो अभी तक सीखे हमको वही करना है, कुछ और अलग नहीं करना है। बस उसमें कुछ ट्विस्ट आ जाएंगे, कुछ टर्न्स आ जाएंगे, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमने लिखा नेगेटिव वैल्यू, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या फिर अरियर ऑफ रेंट, प्रॉपर्टी ऑफ को ओनर। तो ये चार मुद्दे ऐसे हैं जिसको हमको डिस्कस करना है। सबसे पहला मुद्दा ये है नेगेटिव एनुअल वैल्यू। मेरे बच्चे, एक छोटा सा सवाल कि क्या हमारी नेगेटिव एनुअल वैल्यू क्या हमारी नेगेटिव आ सकती है? आ सकती है। कब आएगी? ध्यान से सुनना। फॉर्मेट क्या था हमारा? जेवी लेते थे, जेवी के बाद माइनस करते थे म्युनिसिपल टैक्स, फिर जो वैल्यू आती थी उसको हमने बोला NAV, नेट एनुअल वैल्यू। अब जेवी जो भी वैल्यू आएगी, अगर किसी तरह म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू हायर होगी तो आपका NAV कैसा आ जाएगा? नेगेटिव में। अब सवाल यह है कि हायर कब हो सकती है? मेरे बच्चे, हमने ना म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में एक कॉन्सेप्ट किया था। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे डिडक्शन के लिए अलाउबल होगा। जितना पैसा आप म्युनिसिपल टैक्स का पे करेंगे उतना पैसा डिडक्शन के लिए अलाउड होगा। मेरे बच्चे, उस टाइम हमने आपको बताया था एनी ईयर और सम ऑफ ईयर। किसी भी साल का म्युनिसिपल टैक्स आप माइनस कीजिए, आप पेड कीजिए, वो डिडक्शन के लिए अलाउ होगा। या फिर किसी भी ईयर्स का, एक नहीं एक से ज्यादा ईयर्स का अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है पिछले साल, तो वो सारे के सारे अमाउंट पेड बेसिस पे डिडक्शन के लिए अलाउड होंगे। तो अगर आपकी जेवी आती है 100 रुपए मान लीजिए, और म्युनिसिपल टैक्स 120 रुपए, तो आपकी NAV कैसे हो जाएगी? NAV होगा नेगेटिव में। और मेरे बच्चे, इसके बाद हम क्या करते थे? 30% का डिडक्शन देते थे। 30% का डिडक्शन। सोचिए जरा, इस नेगेटिव वैल्यू पे 30% कैलकुलेट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो बस इस टॉपिक पे, इस नेगेटिव एनुअल वैल्यू के टॉपिक पे हमको बस यही बात आपसे करनी थी। एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी कैन बी नेगेटिव when the municipal taxes paid by the owner are more than the gross annual value। अगर किसी तरह हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उससे ज्यादा हमने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया, तो वहां पे हमको नेगेटिव एनुअल वैल्यू फेस करना पड़ सकता है। इज दैट क्लियर? चले थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। हमने लिखा प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी। बेसिकली हम कौन से लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे? उन लोगों की बात करते हैं जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बिल्डर की, या मैं बोलूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी के, कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात चल रही है। ठीक है बेटा। बिल्डर ने या कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ढेर सारे मकान बना दिए कुछ इस तरह से। ठीक है बेटा। ये सारे अलग अलग मकान हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ इस तरह से उन्होंने मकान बना दिया। ठीक है बेटा। अब बेसिकली ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको क्या करते हैं बेटा? सेल करते हैं। क्या करने का है? सेल करने का है। सेल करने से होगा प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट पे उनको टैक्स पे करना है। अब आप सोच के बताइए, यहां वो जो बिल्डर है या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो रेंटल इनकम अर्न कर रही है या बिजनेस कर रही है? डेफिनेटली बिजनेस कर रही है ना? तो जब वो बिजनेस कर रही है मेरे बच्चे, तो जो बिजनेस होगा उसको तो अपन PGBP हेड में काउंट करेंगे, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। गेटिंग अ पॉइंट? उसको हम काउंट करेंगे PGBP हेड में। तो यहां पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी, लेकिन इनकम टैक्स का ये कहना है
कि अगर ये जो आपने मकान बनाया, जिस दिन आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद अगर आपने 2 साल तक इनको सेल आउट नहीं किया, अगर आपने इनको बेचा नहीं, मतलब 2 साल से ज्यादा टाइम तक अपने पास हेल्ड करके रखे हो, अपने पास रोक के रखे हो, तो मेरे बच्चे हम वहां पे डीम्ड लेट आउट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। डीम्ड लेट आउट का इसका मतलब सीधी सीधी बात क्या हो गई, जो भी बिल्डर होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, अपने बनाए गए मकान को, अपने बनाए गए बिल्डिंग को विद इन 2 ईयर्स बेचना होगा, तो उनकी इनकम पीजीबीपी में काउंट होगी। और उसके बाद भी अगर नहीं बिका और वो एसेट्स उस पर्सन, उस बिल्डर, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है, तो उसको हम डीम्ड लेट आउट मान लेंगे और उस पर हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर इनकम टैक्स लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। आगे समझते हैं रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर ऑफ रेंट। हमने कुछ देर पहले या पिछले कुछ वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था कि भाई जो अनरियलाइज्ड रेंट होता है, अनरियलाइज्ड रेंट होता है, इसको 4 कंडीशन कंप्लीट होने पे, 4 कंडीशन के फुलफिल होने पे हम इसको डिडक्ट कर देते हैं। जो भी हमारा जेवी आता उससे माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा। 4 कंडीशन क्या क्या थे? सबसे पहला था बोनाफाइड होना चाहिए, दूसरा था हमने अपने टेनेंट को मजबूर किया है, कंपेल किया है कि वो मकान खाली कर दे, तीसरा दूसरी प्रॉपर्टी पे ऑक्युपाई ना किया हो, चौथा क्या था? चौथा था सेटिस्फैक्शन ऑफ एओ। तो ये कुछ कंडीशंस हमने फुलफिल करने हैं। इतना कंडीशन फुलफिल अगर कोई करता है तो हम उसको जेवी से माइनस कर देते हैं, जितना अनरियलाइज्ड रेंट है उसका। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ सेम चीजें अरियर ऑफ रेंट के लिए भी होती हैं। क्या हो अगर ये जो आपका अनरियलाइज्ड रेंट है, ये पिछले साल आपने माइनस किया, किसी ईयर्स में ये रिकवर हो गया, ऐसी संभावना है। ठीक है जी। हमारे मकान मालिक की हमारे किराएदार का कंडीशन ठीक नहीं था, तो पिछले साल में कुछ ईयर्स में उन्होंने हमको रेंट नहीं दिया था। अभी उनकी कंडीशन ठीक हो गई है, वो आते हैं बोलते हैं कि भाई साहब आपका जो किराया बचा तो उसको आप रख लीजिए, रिकवर हो गया। तो सोचिए पहले क्या हमने उसको टैक्सेबल किया था? नहीं किया था। पिछले साल जिस साल वो अनरियलाइज्ड रेंट हुआ था 4 कंडीशन के साथ, तो क्या उस अमाउंट पे टैक्स लगा था? नहीं लगा था। तो जीएवी से आपने उसको कायदे से क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। अभी जब वो चीज रिकवर हो रही है तो आप उसको टैक्सेबल करेंगे, मतलब वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। बट कैसे की जाएगी? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद। देखिए बेटा, आपकी जीएवी एनएवी कुछ भी है, उसमें 30% का डिडक्शन तो अलाउड होता ही है ना। इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो, म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में वी डोंट नो। पे किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर माइनस करने का हक नहीं है। बट हाँ, एक ऐसा स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सेक्शन नंबर 24A में आता है, वो बोलता है कि आपको जो भी एनएवी आया उसमें आपको 30% माइनस करने के बाद ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर होगा उस पे हम क्या करेंगे? पहले 30% माइनस करेंगे, उसके बाद उस इनकम को अपने हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये कैसे होगा देखिए जरा। सबसे पहले हम जीएवी नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, माइनस म्युनिसिपल टैक्स करेंगे, अगर होगा तो माइनस होगा, आंसर आ जाएगा एनएवी। एनएवी में 30% लगाएंगे। अभी हम अनरियलाइज्ड रेंट की बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। और फिर इसमें इंटरेस्ट करेंगे। यहां पे फाइनली हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें मैं ऐड करूंगा रिकवर्ड अनरियलाइज्ड रेंट, और इसी में से 30% मैं माइनस करूंगा। पहले माइनस करूंगा फिर ऐड करूंगा। अब इन दोनों के टोटल को हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक,
अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिर से ट्विस्ट करेगा, बोलेगा कि जी जो पहले अनरियलाइज्ड रेंट हुआ था ना, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ ध्यान समझेंगे। मान लीजिए हमारा अनरियलाइज्ड रेंट 2017-18 में मान लीजिए 40,000 का हुआ था। कितने का हुआ था? 40,000 पहला। अब इसमें वो बोलता है, इसमें बोलता है रूल 4 कंडीशन सेटिस्फाइड, रूल 4 कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर उस 40,000 पे चारों कंडीशन सेटिस्फाई थे, इसका मतलब 17-18 में हमने उस अमाउंट पे, इस 40,000 पे टैक्स नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि जीएवी से इसको माइनस कर दिया गया होगा। अब चूंकि ये रिकवर हो रहा है तो इस साल इस पे हम टैक्स लगाएंगे, बट 40,000 में 30% मीन्स 12,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है 28,000। गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनिए जरा, इसी कंडीशन को दूसरे वे पे समझते हैं। हाँ, अब हम यहां पे रेड में लिख रहे हैं रूल 4 कंडीशन was not satisfied। ठीक है, ये कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा? ये कंडीशन एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा है कि 17-18 में अनरियलाइज्ड रेंट हुआ था, बट एसएससी जो है ना वो चारों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया था, वो उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाया था। अब सोचिए जरा, 2017-18 में अगर कोई कंडीशन फुलफिल ना करे, 2017-18 में अगर कोई कंडीशन, ये चारों कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट कोई कंडीशन फुलफिल ना करे, तो क्या उस साल ये 40,000 जीएवी से माइनस किए गए थे? नहीं किए गए थे। जब तक आप कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे, आप जीएवी से उस अमाउंट को माइनस नहीं कर सकते। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि इस अमाउंट पे जो भले हमको 17-18 में नहीं मिला था, उस पे हमने 17-18 में टैक्स दिया था, तो अब उसको दोबारा टैक्सेबल हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40,000 रुपए अभी हमको मिले हैं, जिस पे ऑलरेडी 17-18 में टैक्स दिया जा चुका है, अब ये टैक्सेबल नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? अब ये टैक्सेबल नहीं होगा। बस यही रूल मुझे आपको समझाना था। चलिए देखते हैं जरा लैंग्वेज क्या है मेरे बच्चे। रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या फिर अरियर ऑफ रेंट, अमाउंट सो रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी इनकम आफ्टर डिडक्शन 30%। आफ्टर डिडक्शन 30%। आगे लिख लेंगे only if rule 4 condition was satisfied in year of unrealized rent। बस। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ था, दैट सिंपली मीन्स वो टैक्सेबल हो चुका था, तो उसकी बातें अब हम नहीं कर सकते। क्या मेरी बातें यहां तक समझ में आती हैं? बोलिए हाँ या ना। आ गई। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ को ओनर। आप लोगों ने गाना सुना होगा ना बेटा, एक फूल दो माली। सेम चीज यहां पे क्या बोला? मकान एक है, मकान कितना है? एक है, ठीक है। इसके 2 या 2 से ज्यादा मालिक हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? पहले तो ये सोचो। बिल्कुल हो सकता है बेटा। जैसे कि आप लोग के पेरेंट्स जब प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं तो आप सबके नाम पे परचेज करते हैं, होता है कि नहीं होता बेटा? तो एक मकान का 2 या 2 से ज्यादा ओनर हो सकता है, इसमें कोई ताजुब वाली बात नहीं, ये नॉर्मली होता भी है, ठीक है बेटा। अब ये मकान 2 कंडीशंस पे देखा जाएगा, या तो हमने उसको किराए पे दे दिया है, या तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, या तो हमने उसको किराए पे दे दिया है। किराए पे दे दिया तो चेक करेंगे क्या सारे जो ओनर हैं उनका शेयर नोन है कि नहीं, कि किस भाई को, किस बंदे को कितना हिस्सा मिलने वाला है, क्या ये चीज नोन है
या नहीं है, चेक करेंगे। अगर नोन है तो सारे ओनर के लिए अलग अलग कंप्यूटेशन होगा, सारे ओनर के लिए अलग अलग कंप्यूटेशन होगा, इसलिए क्योंकि सारे के सारे ओनर अलग अलग एसएससी हैं। इनकम टैक्स के पोर्शन के डेफिनेशन पे सेक्शन 231 के बेसिस पे सबका एंटिटी अलग होगा और सबकी इनकम अलग अलग कंप्यूट या काउंट की जाएगी। सेकंड कंडीशन, हमने किराए पे दिया है बट शेयर नोन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे बिल्डिंग को एक यूनिट या सिंगल ओनर मान के कैलकुलेशन करेंगे, और जब इनकम टैक्स या फिर उसकी टैक्सेबिलिटी टोटल इनकम आएगी उसको उनके शेयर्स पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांट देंगे। जैसे अगर किसी बिल्डिंग का 40,000 रुपए का आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है और उसके ओनर 2 हैं, तो हम दोनों को इक्वली 20,000 बांट सकते हैं। ये हमको कुछ ऐसा करना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना बेटा। अब आते हैं जरा सेल्फ ऑक्युपाइड पे। सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या बोले हैं, जब शेयर्स नोन है तो सब चीज सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए जैसा कैलकुलेशन करते थे एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे, और सारे एसएससी को 30,000 या 2 लाख, 30,000 या 2 लाख इसमें से डिडक्शन मिलेगा सारे ओनर को। जैसे कि अगर ये जो प्रॉपर्टी है, यहां कितने ओनर हैं, मान लीजिए 2 हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम, ठीक है बेटा, एक राम दूसरा श्याम, तो राम को भी और श्याम को भी अलग अलग 30,000 या फिर 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। 30,000 या फिर 2 लाख रुपए का डिडक्शन दोनों को मिलेगा। इज दैट क्लियर? अगर उनका शेयर नोन नहीं है और प्रॉपर्टी है कैसा, सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर उनका शेयर नोन नहीं है और प्रॉपर्टी है कैसा, सेल्फ ऑक्युपाइड, मेरे बच्चे, तो नोन नहीं होने की वजह से उनको टोटल उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे 30,000 या 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेहतर क्या है बेटा कि अगर आपका प्रॉपर्टी को ओनरशिप में है तो प्रॉपरली उसका ना शेयर डिवाइड कर लीजिए आप। शेयर डिवाइड करने का फायदा क्या मिलेगा, सबको 30,000 या फिर 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आपने आलस से किया, आपका लड़ाई चल रहा है या किसी भी रीजन से उसका शेयर डिवाइड नहीं हुआ है, तो पूरे बिल्डिंग का जो भी कैलकुलेशन किया जाएगा उसमें केवल डिडक्शन आपको 30,000 या फिर 2 लाख का ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। गेटिंग अ पॉइंट? बोलो हाँ या ना। तो आपकी खतरे की घंटी यहां पे है। तो बेटर है बेटा, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो उसको आप शेयर्स में प्रॉपरली डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और इनकम टैक्स के बेनिफिट्स को एंजॉय कीजिए। और अगर नहीं है तो ठीक है, आप अपना लॉस करना चाहते हो, कोई क्या ही कर सकता है। गेटिंग अ पॉइंट? बस हमको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमको इतना ही समझना था। नेगेटिव एनुअल वैल्यू, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या फिर अरियर ऑफ रेंट, और लास्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ को ओनर। इज दैट क्लियर? चलिए, यहाँ हमारी वीडियोस सारी कंप्लीट होती है बेटा। कॉन्सेप्ट वाइज हमने ढेर सारा डिस्कशन किया आपके साथ। अगली वीडियो में जब आएंगे हम आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।